प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में की एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता। मानव और सतत विकास के लिए एआई को बताया मददगार, वैश्विक सहयोग पर दिया बल। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने अधिकारियों संघ की समीक्षात्मक बैठक। राजस्व संग्रहण और बेहतर कार्य संस्कृति के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए रांची में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाली संस्थाओं को सहयोग का वादा। और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया निरस्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मानवता और सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को मददगार बताया। साथ ही इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग पर बल दिया। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत करीब 100 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। An unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से 4 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विश्व में भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश के सामान्य परिवारों और किसानों को ऊर्जादाता बनाया है। बीते साल हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम कई बड़े मील के पत्थर पार करने जा रहे हैं। हमारे कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप है। बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट्स भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस 4 दिवसीय आयोजन में 700 से ज्यादा एग्जिबिटर्स और 500 से अधिक वक्ता हिस्सा ले रहे हैं। OALP बिड राउंड X लॉन्च किया। इंडिया एनर्जी वीक 2025 एक स्वच्छ, आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनर्जी लैंडस्केप के लिए वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के दिग्गजों को एक साथ ला रहा है। सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा,
ट्रांजिशन और नवाचार जैसे विषयों पर केंद्रित है। मंत्री स्तरीय और सीईओ की भागीदारी प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम है। इसमें देश विदेश से 700 से ज्यादा एग्जिबिटर, 500 से ज्यादा स्पीकर्स के साथ ही 70,000 डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। एरो इंडिया शो के दूसरे दिन आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा उद्योग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहित गुणवत्ता और विश्वसनीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से सबको अवगत कराया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। The challenges we face from terrorism and cyber crime to humanitarian crisis and climate-induced disasters transcend borders, and they demand a united response. The Bridge Initiative represents our commitment to transforming dialogue into actionable outcomes, fostering partnerships that are resilient, adaptable, and forward-looking. भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अंचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर अब कार्रवाई होगी और ऐसे अंचल अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंचलों में दाखिल खारिज से संबंधित मामलों पर आवेदनों को अस्वीकृत या आपत्ति के कारण भी लिखित रूप से स्पष्ट करने होंगे। रांची में भू राजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झार भूमि की साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर अंचल अधिकारी आवेदनों को रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड रूम को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 फरवरी को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। विधानसभा के 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान राज्य और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। राज्यसभा में प्रश्नकाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। After being introduced, raised the rate when at the point in time of GST's introduction. On an average, the tax levied on every item which is there in the GST, 15.8% tax could have been levied without additionally burdening the buyer, consumer. If that was the rate at which the GST rates were brought in, the rate has come down to 11.3. That is the level of reduction of rates which have happened in the GST Council. रांची में सामुदायिक रेडियो को लेकर आज से 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सीएमका के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश के खासकर सुदूरवर्ती इलाकों में सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देना चाहती है। मंत्रालय की सूची में झारखंड प्राथमिकता वाले प्रदेशों में से एक है। इसी को लेकर रांची में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सीएमका के सामूहिक प्रयास से 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। विभाग के अपर निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के इच्छुक संस्थाओं को इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें हर संभव सहयोग देना है। रांची और उसके आसपास झारखंड राज्य से जुड़े हुए एनजीओज या एनपीओज हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो संस्थाएं कम्युनिटी के बीच में जाके काम करती हैं वो अपने लिए इस अवसर को देखकर और कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट करने की मुहिम का हिस्सा बने। श्री शर्मा ने आगे बताया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाली संस्थाओं को तकनीकी और पूंजीगत व्यय में भी विभाग भरपूर सहयोग करेगा। कम्युनिटी रेडियो से जुड़ी हुई जो टेक्निकल बातें हैं, कंटेंट जनरेशन करने की बात है और भारत सरकार जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ग्रांट के तौर पर, उसके बारे में बताना है ताकि कम्युनिटी रेडियो को चलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट हैंड का
हम बारे में बता सकें। कार्यशाला में कर्नाटक से सामुदायिक रेडियो के जनक कहे जाने वाले विशेषज्ञ श्रीधर रामामूर्ति भी पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को सामुदायिक रेडियो के कई फायदे गिनाए। श्री रामामूर्ति ने कहा कि झारखंड जैसे प्रदेश के लिए सामुदायिक रेडियो का महत्व और भी बढ़ जाता है। कम्युनिटी रेडियो इज द आइडियल मीडियम फॉर ए प्लेस लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ इज आइडियल मीडियम। क्या अलग अलग जो ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में मेरे ख्याल में 50,000 से 1 लाख तक हो गए। कार्यशाला के दौरान कई तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जानकारों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। कैमरामैन विकास के साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने में उक्त पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने और नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। पलामू में आज से 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला शुरू हो गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने दुबियाखाड़ में लगे इस मेले का शुभारंभ किया। पर्यटन कला संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस मेले में सरकारी योजनाओं से संबंधित कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस दौरान मंत्री चमरालिंडा ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों और आधी आबादी के सशक्तिकरण तथा समग्र विकास के लिए संकल्पित है। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू में राजा मेदिनी राय की स्मृति में लगने वाले इस मेले की और भव्य रूप दिया जाएगा। आपको बताते चले कि मेदिनीनगर के दुबियाखाड़ में अविभाजित बिहार के समय से महाकुंभ आदिवासी मेले का आयोजन होता आ रहा है। एक साथ प्लानिंग करने का सूत्र और मंत्र उन्होंने दिया है। 1558 में जब राजा मेदिनी राय जी ने दूसरे किले का निर्माण करा रहे थे, किन्हीं कारणवश वो अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि ये हमारा धरोहर है, पलामू किला का संपूर्ण विकास होगा, किला का सौंदर्यीकरण भी होगा और उसका रखरखाव भी किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आज एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भाजपा द्वारा भी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बूथ स्तर पर समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा कि वे हम सबों के प्रेरणा पुरुष हैं। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जो हमारी ऐसी विरासत है जिस पर भविष्य निर्भर करता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय से, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष के पुरुषार्थ से व्यक्ति, समाज, परिवार और अखंड ब्रह्मांड का कल्याण करने का एक राह भारतीय संस्कृति ने दिखाया था। उसी दिशा में काम करने के लिए भाजपा परिवार काम कर रहा है। भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। इसको लेकर भाजपा उनसे जुड़ी स्मृतियों और जानकारियों का संग्रहण कर रही है ताकि भावी पीढ़ी उनके योगदान के बारे में जान सकें। इस मौके पर विधायक सीपी सिंह ने बताया कि अटल जी का व्यक्तित्व सबों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अटल जी के साथ जो भी कार्य किया है, वैसे सभी लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि अटल जी के साथ किए गए कामों का लेखनी में क्रमबद्ध करें। साथ ही यदि फोटो है तो उस फोटो को भी वे जमा करके महानगर और प्रदेश में
एक पुस्तिका बनाई जाएगी। महान स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी की आज जयंती है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बाबा तिलका मांझी को जयंती पर नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित तिलका मांझी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी देश की आज़ादी के महानायक और जल जंगल जमीन के रक्षक बाबा तिलका मांझी की जयंती पर उन्हें नमन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज धनबाद के सरायकेला सरायढेला गोल बिल्डिंग चौक पर महान स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि उनका बलिदान और संघर्ष हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता रहेगा। इस मौके पर बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति धनबाद के सौजन्य से स्थापित प्रतिमा का निर्माण करने वाले मूर्तिकार अर्जुन रामपाल को बाबूलाल मरांडी ने मेमेंटो देकर सम्मानित किया। ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से एक गांव में रहने वाले व्यक्ति जो खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाने वाला व्यक्ति के ऊपर जब संकट आता है लोगों पर और उसके विरोध में उन्होंने जो संघर्ष किया, जो जन चेतना लोगों में पैदा की, जो आंदोलन किया, एक जबरदस्त जिसको कह सकते हैं। रांची का राजभवन उद्यान आजकल आम लोगों के भ्रमण के लिए खुला है और हर रोज यहां बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज उद्यान भ्रमण पर आए लोगों से संवाद किया और उनके अनुभवों को जाना। श्री गंगवार ने प्रकृति के प्रति लोगों के प्रेम और लगाव पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि झारखंड के राजभवन का उद्यान देश के अच्छे उद्यानों में एक है। राजभवन उद्यान का 6 फरवरी से अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों ने भ्रमण किया है। आम लोग कल तक उद्यान भ्रमण कर सकेंगे। देश के अच्छे उद्यानों में एक उद्यान राजभवन का है और लोगों की रुचि रहती है। जैसे दिल्ली में लोग मुगल गार्डन में आते हैं, वैसे यहाँ पर भी अच्छी संख्या है। खासतौर से गुलाब के फूल की प्रजातियों की, और मैंने स्वयं महसूस किया है कि दर्शनीय भी है और इसको समझना भी है। और मैं समझता हूँ कि लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और इसका लाभ। आइए अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। गढ़वा उपायुक्त ने जल लाए धन धान्य थीम के साथ समाहरणालय परिसर से वाटरशेड यात्रा के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया। उन्होंने बताया कि जल है तो कल है और मिट्टी है तो जीवन है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग के कामकाज की समीक्षा और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने कल्याण विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर भी बैठक की। सिंहभूम उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों और बीडीओ के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की हिदायत दी। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने आदिम जनजाति परिवार के 5 विद्यार्थियों से मुलाकात और संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। उपायुक्त ने उन्हें साइकिल, किताब और मोबाइल उपहार स्वरूप दिए। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अल्ट्रासाउंड के लिए आए आवेदनों की समीक्षा कर चिकित्सकों का सर्टिफिकेट तथा रजिस्ट्रेशन जांच करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त की अध्यक्षता में कल जिला अनुकंपा समिति एवं स्थापना समिति की बैठक हुई। पाकुड़ में पीएम कुसुम योजना अंतर्गत
2 HP सोलर पंप के लिए प्राप्त आवेदनों के भौतिक सत्यापन के बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा योग्य 327 किसानों की सूची को जरेडा रांची को प्रेषित करने पर सहमति जताई गई। पाकुड़ में जिला प्रशासन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और OBGR माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में पुराना सदर अस्पताल में मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 44 मरीजों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त समेत अन्य लोग मौजूद थे। हमारी परंपरा हमारी विरासत के तहत खूंटी के अड़की प्रखंड अंतर्गत पितपारा पंचायत के ग्रामवासियों ने शपथ ली। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। प्रयागराज महाकुंभ में कल के माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर खास प्रबंध होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस सिलसिले में जरूरी निर्देश और सुझाव दिए हैं। उन्होंने विपक्ष पर नकारात्मकता फैलाने का भी आरोप लगाया ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। सीएम योगी ने महाकुंभ मार्ग पर यातायात नहीं थमने का निर्देश दिया है। पार्किंग स्थलों का सही उपयोग और सड़कों पर वाहनों की कतार नहीं लगने देने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बने। माघ पूर्णिमा पर योगी आदित्यनाथ ने विशेष सतर्कता व सावधानी बरतने को कहा है। सीएम ने माघी पूर्णिमा पर बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था लागू करने, सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नदी और मेला परिसर की लगातार सफाई और सीमा से जुड़े सभी जिलों के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने को कहा है। इसके अलावा प्रयागराज के किसी स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ नहीं होने देने और परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश भी दिया है। दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर BBIP ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। प्रयागराज महाकुंभ में तीर्थयात्रियों को भारतीय रेल द्वारा बेहतरीन सेवाएं दी जा रही हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए 664 ट्रेनों का परिचालन हुआ है। ट्रेनों के जरिए 12.5 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया, जबकि सोमवार को कुल 334 ट्रेनों का परिचालन किया गया, जिससे करीब 14.5 लाख यात्री देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंचे और अपने गंतव्य गए। वहीं मंगलवार की सुबह 6 बजे तक रेलवे की ओर से 77 ट्रेनें चलाई गईं। इन ट्रेनों से कुल 3,34,000 यात्रियों ने सफर किया। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें अपने तय समय सारणी से चलाई जा रही हैं। रेल परिचालन से जुड़े सभी पहलुओं की मॉनिटरिंग रेल बोर्ड और जोनल ऑफिस के अधिकारी के स्तर से की जा रही है। बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाराणसी और प्रयागराज रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज में कैंप किए हुए हैं तथा उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर 1186 कैमरों से नजर रखी जा रही है। यात्रियों के स्टेशन में प्रवेश और निकास की व्यवस्था लागू की। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों को भारतीय रेल बेहतरीन सेवाएं दे रही है। रांची रेल मंडल के सीनियर DCM निशांत कुमार ने बताया कि रेलवे की ओर से कई महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा कई ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए गए हैं। कोशिश यही की जाती है कि ट्रेनों को पर्याप्त समय दिया जाए ताकि रश को क्लियर किया जा सके। रेलवे की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था है, तैयारी की गई है और कई स्पेशल ट्रेन भी हमारे रांची रेल मंडल से चलाए गए हैं, जिसमें कि स्पेशली रांची से जो चली थी 19 जनवरी को चली थी। दूसरी ट्रेन जो यहाँ से गई थी वो 5 तारीख को गई थी, 5 फरवरी को गई थी। इसके अलावा भी कई ट्रेनें ऐसी हैं
जो कि दूसरे डिवीजन से ऑरिजिनेट होकर प्रयागराज को जा रही है, जो कि रांची होके जा रही है, जिसकी मल्टीपल ट्रिप्स चलाई जा रही है। तो कुल मिला के लोग तक हम लोग को ये मैसेज देना है कि रेलवे आपके साथ है, आपके हर परिस्थिति में खड़ी है और हर सुविधा आपको पहुंचाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और अब मौसम। राज्य में ठंड में कमी और वृद्धि का सिलसिला जारी है। सभी जिलों में पारा एक बार फिर से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जिससे दिन के समय अब लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक देखा जा रहा है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, देवघर, गुमला और गढ़वा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में की एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता। मानवता और सतत विकास के लिए एआई को बताया मददगार, वैश्विक सहयोग पर दिया बल। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों संग की समीक्षात्मक बैठक। राजस्व संग्रहण और बेहतर कार्य संस्कृति के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए रांची में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाली संस्थाओं को सहयोग का वादा। और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया निरस्त।